गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं अपवाह तंत्र के बारे में। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि अपवाह किसे कहते हैं, या एक नदी किस प्रकार बनती है, एक मुख्य नदी में किस प्रकार छोटी छोटी सहायक नदियां मिलकर एक लंबी दूरी पर बहने के बाद वो किसी सागर, महासागर या समुद्र में गिर जाती है। उसके बाद में हमने पढ़ा था अपवाह द्रोणी के बारे में। अपवाह द्रोणी क्या होती है बेटा? मैंने बताया था कि जितने क्षेत्र में नदी अपने जल का प्रवाह करती है। उसके बाद हमने पढ़ा था जल विभाजक के बारे में, कि दो नदियां या दो धाराएं जब एक साथ आती हैं तो उनको बीच में कभी कभी कोई स्थान ऊंचा उठकर दो धाराओं के रूप में विभक्त कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जल विभाजक। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि भारत में कहाँ से नदियां निकलती हैं। तो जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले पढ़े थे हिमालय की नदियों के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। फिर हम इनके अपवाह क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम पढ़े थे सिंधु के अपवाह क्षेत्र के बारे में। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि हिमालय की नदियां कौन सी हैं। तो वे नदियां जो हिमालय पर्वत से, उनके ग्लेशियरों से जो निकलती हैं, हिमानी से निकलती है, उन्हें हम बोलते हैं हिमालयी नदियां, जिनमें मैंने 3 नदियों के नाम बताए आपको, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। उसके बाद हमने पढ़ा कि प्रायद्वीपीय नदियां कौन सी हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियां वो हैं जो प्रायद्वीपीय पठार से और प्रायद्वीपीय पर्वतों से या भ्रंश घाटियों से निकलती है। उनके अंदर मैंने आपको 4-5 नदियों के नाम बताए: दामोदर नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। फिर हमने कल सिंधु नदी के बारे में पढ़ा, सिंधु नदी के अपवाह क्षेत्र के बारे में आपको बताया, और आज हम उसको नक्शे के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि हमने सिंधु नदी में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, ये रफ मैप है आपको समझाने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि कोई चीज हम लिखते हैं या उसको याद करते हैं, उसके मुकाबले अगर हम चित्र बनाकर किसी चीज को लिखते हैं और समझते हैं तो वो हमारे दिमाग में ज्यादा समय तक टिका रहता है। तो इस कारण हमने ये प्रयास किया है कि आपको एक ही बार में सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरी चीजें, पूरी नॉलेज आ जाए। इसका हमने रफ मैप बनाया है और इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि सिंधु नदी कैसे उद्गम होता है, यहाँ पे कहाँ से उद्गम होता है, और यहाँ कराची पाकिस्तान के पूर्व में ये जो हिस्सा है इसको पूर्वी हिस्सा बोलते हैं। यहाँ से किस प्रकार ये अरब सागर में जाती है। तो ये जो सफर है इसका अरब सागर तक बहुत लंबा सफर है, और इस सफर के बारे में हम जानकारी देते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी का उद्गम, तो मैंने आपको बताया हमारी किताबों में 3 जगह से उसका उद्गम बताया गया है, लेकिन बेटा वो सिर्फ एक भ्रम है, आपको भ्रमित करने का तरीका है। तीनों चीजें एक ही हैं। किस प्रकार एक है मैं बताता हूँ। उद्गम है, कहीं लिखा है कैलाश पर्वत, कहीं लिखा है मानसरोवर झील, कहीं लिखा है बोकरचू ग्लेशियर। तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, तिब्बत में कैलाश पर्वत है, उस कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील है, और उस मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसे हम बोकरचू ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। और इसी बोकरचू ग्लेशियर जब ये पिघलता है तो इसी से क्या होती है, हमारी सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ये जो कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील और बोकरचू कहाँ है? तो ये है तिब्बत में। कहाँ पे है? तिब्बत में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वे कौन सी जगह है, जो है कौन सा देश है ना, जहां से सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो आप बताएंगे तिब्बत के कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील और बोकरचू ग्लेशियर से क्या होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है। तो जो मेन चीज आपको याद रखनी है वो याद रखनी है बोकरचू ग्लेशियर, क्योंकि यही वो ग्लेशियर है जहां से सिंधु नदी निकलती है। अब सिंधु नदी निकल गई,
तो इसकी इतनी दूरी तक जा रही है, तो इसकी कोई लंबाई भी होगी, बिल्कुल निश्चित है। तो हमने इसकी लंबाई जो पढ़ी है वो है 2900 किलोमीटर। कितनी लंबाई है बेटा? 2900 किलोमीटर बहने के बाद कराची के पूर्व में अरब सागर में ये गिरती है। इसका मतलब इसका जल कहाँ जाता है? अरब सागर में। तो सिंधु नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? अरब सागर में। सिंधु नदी का जल कहाँ जाता है? अरब सागर में। लेकिन सिंधु नदी अपने आप में एक नदी नहीं है। मैंने आपको बताया जिस प्रकार गंगा नदी कई नदियों को मिलकर बनी है, गंगा का तो नाम ही दो नदियों को मिलाकर बनेगा, जो मैं अगले वाले लेसन में आप लोगों को अगला जो व्याख्यान दूंगा उसमें बताऊंगा। लेकिन अपन जब सिंधु नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं। तो ये सिंधु नदी बहती हुई जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में दमचौक नामक स्थान पर, दमचौक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कहाँ पे? भारत में। तो भारत में इसका प्रवेश कहाँ है? दमचौक नामक स्थान पर। और भारत में जम्मू कश्मीर में 1114 किलोमीटर बहने के बाद में पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान की तरफ से इसमें शोक, नगुरा, गोमल, गिलगित और काबुल जो अफगानिस्तान से आती है, ये नदियां इस सिंधु नदी की सहायक नदी के रूप में मुख्य धारा में मिल जाती है। कौन कौन सी नदी मिलती है? सबसे पहले मिलती है शोक नदी, ये एक छोटी सी धारा है। नगुरा नदी, इधर से गिलगित नदी, इधर से काबुल नदी, इधर से गोमल नदी। ये सारी नदियां मिलकर सिंधु नदी की सहायक नदियां मिलकर सिंधु को मुख्य धारा में मिल जाती है। उसके बाद में ये सब कौन सी है? बाईं तरफ की ये नदियां कौन सी हैं? बाईं तरफ से मिलने वाली। कौन कौन सी हो गई? शोक, नगुरा, गिलगित, काबुल, गोमल और एक नदी और लिख लो आप, नीलम। एक नदी है नीलम। ये नदी भी सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन ये अपना कुछ जल भारत में आता है। उसके बाद में ये तो हो गया बाईं तरफ से। अब आ जाओ आप दाईं तरफ से। तो दाईं तरफ से भी इसमें 5 नदियां मिलती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पंच नद। क्या बोलते हैं? पंच नद। पंच नद में कौन सी है? झेलम, दूसरी है आपके चिनाब, तीसरी है आपके रावी, फिर है व्यास और फिर है आपके सतलज। ठीक है। अब ये जो पंचनद है, ये सिंधु नदी की एक विशेषता के रूप में भी जाना जाता है। जब सिंधु नदी इन 5 नदियों से मिलती है तो क्या करती है? 5 आप का निर्माण करती है और जिसे हम बोलते हैं पंजाब। तो पंजाब किसी क्षेत्र विशेष का नाम नहीं है, पंजाब है 5 नदियों का आप। और जो हमने मैदान पढ़े थे जब हम प्राकृतिक या भौतिक प्रदेश पढ़े थे, जब हमने कहा था सिंधु नदी की मैदान की पहचान ही क्या है? पंजाब है। तो आपको मालूम है पंजाब जो सिंधु नदी का जो पंजाब है 5 आप बोलते हैं, इसका जो अधिकांश भाग का है पाकिस्तान में है और इसका बहुत कम हिस्सा कहाँ पे है? भारत में। तो पाकिस्तान में कितना है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आप बता दो। या आप लोग डाल लिया? अब हम सबसे पहले तो वो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के नाम लिख देते हैं, जो क्या जिनको मिलाकर पंजाब बनेगा। वो है आपके झेलम,
चिनाब, रावी, ब्यास और आपके सतलज। आपको मैंने बताया कि ये जब मिलकर ये सारा हिस्सा क्या कहलाता है, आपके पंजाब का एरिया कहलाता है, जो जहाँ तक पाकिस्तान तक विस्तृत है। तो मैंने आपको बताया ये जो पंजाब का अधिकांश भाग का है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कितना भाग है इसका, 70% भाग है। और भारत में कितना है, 30% भाग है। या आप ऐसे कह सकते हो कि भारत में 1/3 है और पाकिस्तान में 2/3 है। यहाँ पर एक जो चीज है आपको देखने की है, याद करने की है कि ये जो चिल्लास से जब ये नदी निकलती है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, पाकिस्तान मिलता है, इसको हम बोलते हैं चिल्लास। जब ये चिल्लास से जब नदी गिरती है, ये पहाड़ से एकदम से एक ढाल का निर्माण करती है और एक गाज का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया था जब कोई बड़ी नदी पहाड़ में तेजी से गिरती है तो एक बड़े खड्डे का निर्माण करती है और उस खड्डे को क्या बोलते हैं, हम गाज बोलते हैं। तो ये जो गाज है इसका नाम है भुंजी गाज। क्या नाम है, भुंजी गाज। कितना है, 5181 मीटर गहरा है। तो बेटा आप कहेंगे कि सर बहुत सारी नदियां गाज बनाती है, तो ये भुंजी गाज जी हम क्यों याद करें, ऐसा इसमें क्या है? तो बेटा मैं बताऊं, इस भुंजी गाज का जो दूसरा नाम है वो है सिंधु का गाज। क्या नाम है, सिंधु का गाज। और इस गाज की ये विशेषता है कि यह संसार का सबसे गहरा नदी गाज है। तो हम देख रहे हैं कि भुंजी गाज या सिंधु नदी गाज जो इस जगह बनता है, ये संसार का नदियों के द्वारा, संसार में बड़ी बड़ी नदियां हैं, नील नदी, अमेजन नदी, ऐसी और भी बहुत सारी बड़ी नदियां हैं, उन नदियों में इतना गहरा गाज नहीं बनता जितना कि हमारे सिंधु नदी में बनता है। और इसी कारण इस गाज को संसार का सबसे गहरा नदी गाज का दर्जा दिया गया है। ये हो गई आपके सिंधु नदी की जानकारी। अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी का जल समझौता। सिंधु नदी के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान में कुछ विवाद था, जिसे निपटाने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया और उस समिति ने 1960 में एक समझौता बनाया। एक समझौते पर साइन हुए जिसे हम सिंधु जल समझौता 1960 के रूप में जानते हैं। इसे आप उतार लीजिए, फिर मैं आपको सिंधु नदी जल समझौता 1960 के बारे में बताऊंगा। एक बार इसे वापस रिव्यू कर लीजिए। तिब्बत से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है और कौन सी जगह है, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील और बोकरचू। बोकरचू ग्लेशियर से क्या बेटा अपनी सिंधु नदी निकलती है और ये पूरब की ओर बहती हुई कहाँ पे, दमचौक नामक स्थान से जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है और 1114 किलोमीटर बहने के बाद ये चिल्लास नामक जगह से क्या है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो इसकी बाईं तरफ से इसमें 4-5 नदियां आकर मिलती हैं। तो जिनमें जो प्रमुख है श्योक, गिलगित, नबूरा, काबुल, गोमल और नीलम, ये नदियां मिलकर एक मुख्य धारा के रूप में सिंधु नदी के साथ सागर की ओर चली जाती है। कौन से सागर की ओर, अरब सागर की ओर। और इसी के
मुहाने पर, सिंधु नदी के मुहाने पर पाकिस्तान का एक शहर बसा हुआ है जिसे आप कराची के नाम से जानते हैं। इस शहर के पूरब की तरफ ये क्या है, अरब सागर में गिर जाती है। इसके बाद मैंने बताया यहाँ पर एक नदी घाट है जो अभी अपन ने चर्चा की थी, तो 5181 मीटर है, ये विश्व का सबसे गहरा नदी घाट है। अब हम दाहिनी तरफ की जब बात करते हैं तो भारत की ओर से इसमें 5 नदियां मिलती हैं जिनको हमने नाम दिया है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन नदियों को पंचनद यानी 5 नदियों के नाम से जाना जाता है और ये सारी नदियां हमारी वैदिक कालीन पवित्र नदियों की गिनती में भी आती हैं। इन नदियों और सिंधु नदी ये सब मिलकर पंजाब का निर्माण करती हैं और पंजाब मैंने आपको बताया किसी प्रदेश विशेष का नाम नहीं है, पंजाब क्या है, सिंधु नदी की एक विशेषता है। इसके बाद में हमने आपको बताया कि ये जो पंजाब है, जो सिंधु नदी और ये 5 नदियां मिलकर बनाती हैं, इसका जो अधिकांश भाग है जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में है और इसका जो कम भाग है वो भारत में है। जब हमने भारत के मौलिक प्रदेश में उत्तर के मैदानों के बारे में पढ़ा था, जब मैंने आपको इनके 2 आबों के नाम बताए थे, सिंधु सागर है ना, उसके बाद में आपको छाछ, उसके बाद में आपको बताया था रचना या रेचना, उसके बाद में आपको बताया था बारी और उसके बाद में बताया था मैंने आपको विष्णु। तो ये जो 5 दोआब थे, इन दोआबों में से मैंने आपको बताया था कि 2 तो पूर्णतः पाकिस्तान में है, 2 ऐसे हैं जो भारत और पाकिस्तान में है और एक ही जो है हमारे भारत में है जो विष्णु है। ठीक है, इस प्रकार ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब हम पढ़ेंगे 1960 का सिंधु नदी जल समझौता। अब पढ़िए मैंने आपको बताया सिंधु नदी का जल भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का कारण बना, तो एक समझौता हुआ इस विवाद को सुलझाने के लिए, जिसे बोलते हैं 1960 का सिंधु नदी जल समझौता। किन किन के मध्य हुआ? भारत व पाकिस्तान के मध्य। तो पहला जो सवाल हुआ आपका वो तो ये बना कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960 में। किन किन के मध्य हुआ? भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ। लेकिन कई बार क्या है ये पूछ लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी नदियों के बारे में समझौता हुआ। तो बच्चे क्या है सिंधु नदी का नाम पढ़कर यही समझते हैं कि यह जो समझौता है शायद सिंधु नदी के जल को लेकर हुआ होगा। लेकिन बच्चों मैं आपको यहाँ बता दूं ऐसा नहीं है। यह जो समझौता है सिंधु के साथ साथ 5 नद और 5 नदियों के जल के बारे में भी हुआ है। और ये जो 6 नदियां थी जो आपको याद हुई होंगी, कौन कौन सी? सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अब इनके जो समझौते हुए वो 2 भाग हुए, जिसे समझौता 1 व समझौता 2 कह सकते हो। समझौते 1 के अंतर्गत सिंधु, झेलम और चिनाब के जल के बारे में विवाद सुलझाया गया और समझौता 2 के अंतर्गत रावी, व्यास और सतलज
के जल के विवाद सुल जाएगा। इस प्रकार इनका बंटवारा हो में लिखा देता हूं। पहला समझौता हुआ सिंधु नदी झेलम और चिनाब नदी के जल को लेकर। इस समझौते में क्या तय हुआ कि इन नदियों का 80% जल पाकिस्तान को व 20% जल भारत को मिलेगा। ये हो गया आपका समझौता नंबर 1। दूसरा जो समझौता हुआ वो हुआ रावी नदी, व्यास नदी व सतलज नदी के जल को लेकर। इस समझौते के तहत क्या हुआ कि 20% जल किसको मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा व 80% जल भारत को मिलेगा। और इसी समझौते को हम क्या मानते हैं? 1960 का सिंधु जल समझौते के नाम से इस समझौते को जाना जाता है। इसे आप उतार लीजिए, आपकी किताब में ये एक सवाल के रूप में दिया गया है। ये आपको जानने के लिए कहा है उसमें कि आप ये जानें कि सिंधु नदी जल समझौता 1960 क्या है। तो मैंने आपको ये बताने का प्रयत्न किया है और मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न में मैं सफल भी हो गया हूँ। आपको ये सारी चीजें आराम से याद हो गई होंगी। अभी आप एक बार उतार लीजिए, जैसे ही मैं दोबारा इसको बताऊंगा आपके ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ठीक है, आपने उतार लिया होगा। तो हमारी किताब में जो है सिंधु नदी जल समझौता 1960। तो जैसे आपको मालूम चल रहा है कि यह समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। इसके लिए हुआ सिंधु व उसके सहायक नदियों के जल को लेकर हुआ। इनके मध्य हुआ, भारत व पाकिस्तान के मध्य हुआ। पहला जो समझौता था वो सिंधु नदी, झेलम नदी व चिनाब नदी के जल को लेकर हुआ। और इसमें क्या फैसला लिया गया कि 80% जल तो पाकिस्तान को मिलेगा और 20% जल किसको मिलेगा? भारत को मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो समझौता हुआ वो आपके हुआ रावी, व्यास व सतलज नदी को लेकर। इस समझौते में क्या तय किया गया? इस समझौते में अब थोड़ा फेरबदल हो गया कि वहां 80% पाकिस्तान को मिला, तो यहाँ पर 20% जल पाकिस्तान को मिल रहा है और 80% जल किसको मिल रहा है? भारत को मिल रहा है। लेकिन अब क्या है, समय परिस्थितियां बदल गई हैं, तो इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने यह मुद्दा उठाया है कि इस समझौते में क्या किया जाए? फेरबदल किया जाए या इस समझौते को संशोधित किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी इस समझौते में कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। यह समझौता 1960 की शर्तों के रूप में आज भी बरकरार है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि जो जल उससे मिल रहा है उसमें कटौती हो। इस कारण यह मुद्दा विवाद का कारण है
लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस समझौते को निभा रही है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंधु नदी का जल प्रवाह पूरा अपन ने पढ़ लिया, सिंधु नदी का अफवाह। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी की मैं आपको आज सामान्य जानकारी दूंगा और फिर उसके बाद में अगले व्याख्यान में हम गंगा नदी को कंप्लीट करेंगे। जब तक आप इसे उतार लीजिए। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी के बारे में। देखो बच्चों, जैसा ही गंगा नदी के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक श्रद्धा भावना की बात आ जाती है, क्योंकि गंगा नदी क्या है, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। प्राचीन काल में गंगा नदी को भारत की प्रमुख नदी व पवित्र नदी के रूप में नहीं जाना जाता था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, प्राचीन काल में भारत की जो सबसे पवित्र नदी थी उसे हम सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। वो नदी आज विलुप्त अवस्था में बह रही है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे गंगा नदी का महत्व बढ़ गया। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये अगर आता हो कि गंगा नदी कोई पर्टिकुलर एक नदी है, तो ये आपका विचार गलत है। गंगा नदी कई मिश्रित धाराओं को मिलाकर जो नाम दिया गया है वो गंगा नदी है। आपकी जब आप किताब में पढ़ोगे तो आपको दो नाम आएंगे, एक आएगा अलकनंदा और एक भागीरथी। उन दोनों को जब देवप्रयाग में मिलते हैं तो इसे वहां पर गंगा के नाम से जाना जाता है। अगर आप जब बड़ी क्लासों में जाओगे और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेंगे कि जो गंगा नदी गंगोत्री में जानवी नदी के नाम से बहती है, उसके बाद में इसमें एक और नदी मिलती है जहाँ पर टीनी बांध बना हुआ है, फिर वो सारी नदी मिलकर अलकनंदा के नाम से, भागीरथी के नाम से, और इनके बीच में इसमें 10-12 नदियां और मिल जाती हैं। लेकिन हमें इतना डीपली नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना ही जानना है कि देवप्रयाग में आकर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर क्या बनती है, गंगा नदी। और उसके बाद की जो नदियां हैं जो इसमें मिलती हैं उनको हम क्रमवाइज जानेंगे। तो मैंने आपको बताया गंगा नदी क्या है, भारत की एक पवित्र नदी है। दूसरा, इसको आप आज के संदर्भ में गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी। ठीक है, इसी में एक जीव रहता है जिसे हम बोलते हैं गांगे डॉल्फिन। क्या बोलते हैं, गांगे डॉल्फिन। यह भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। ठीक है, अभी आपको सामान्य जानकारी में 3 चीजें मैं पहले बता रहा हूं। सबसे पहली चीज तो है गंगा नदी क्या है, भारत की एक पवित्र नदी है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। और गांगे डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाए जाने वाला एक जीव है। अगर आप डॉल्फिन समझकर अगर इसे आप मछली समझते हैं तो ये गलत है। गांगे डॉल्फिन समुद्र का एक जीव है जो स्वच्छ पानी में रहता है और ये अब विलुप्ति के कगार पे है। सरकार इसे बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार गंगा को भी बचाने का प्रयास कर रही है। सरकार का ये प्रयास है कि गंगा नदी को पर्यावरण या गंगा नदी को जो प्रदूषण है उसे मुक्त किया जाए, गंगा नदी प्राचीन काल की तरह ही बहती रहे। तो ये जो जल जीव है इसे राष्ट्रीय जल जीव का भी दर्जा दिया गया है। तो हम देखेंगे कि गंगा नदी आखिर बनती कैसे है।
तो हम छोटे से चित्र के माध्यम से फिर बाकी अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ये है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से भागीरथी, यहाँ से एक अन्य ग्लेशियर से अलकनंदा, और ये यहाँ पर आकर देवप्रयाग में क्या बन जाती है, गंगा नदी। यहाँ से बहती हुई ऋषिकेश, और ऋषिकेश से बहती हुई हरिद्वार। हरिद्वार में ये क्या है, गंगा नदी मैदानों में प्रवेश करती है। ये जो सारी जानकारी है मैंने आपको बता दी है। अब आप इसके माध्यम से अपनी पुस्तक में गंगा नदी को पढ़ने का प्रयास करें। फिर जब हम कल नया व्याख्यान लेंगे तो आपको गंगा नदी एक ही बार में समझ में आ जाएगी। आप चिंता ना करें। गंगा जैसे सिंधु नदी के बारे में मैंने लिखाया था, वैसे ही गंगा नदी के बारे में भी मैं आपको पूरी चीजें लिखाऊंगा। ये तो सिर्फ मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है जिसके माध्यम से आप गंगा नदी को अच्छी तरह समझ सके। लेक्चर या व्याख्यान समाप्त करने से पूर्व मैं आपसे कहता हूँ, अगर सिंधु नदी के बारे में अब भी अगर आपके मन में कोई संशय शंका है तो उसके समाधान के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।